ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब एक हेडिंग दो, लास्ट और सबसे इजी टॉपिक है इस पूरे यूनिट का, वो है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। क्या नाम देंगे अपन? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। फॉर्मूला लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में फिर प्लस माइनस की साइन 2c minus n divided by n, where c is equal to number of positive signs in product and n is equal to number of pairs of signs or n is equal to number of observations minus 1। जैसा दिख रहा है वैसा भी का लिख लो सी। इसको अब भी 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो, अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन मिला सबको? क्वेश्चन लिखेंगे जैसा का वैसा। एग्जाम्पल, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ईयर है, प्राइस है और डिमांड है। ईयर है, प्राइस है और क्या है? डिमांड। 25, 28 ईयर इग्नोर भी किए तो चलेगा, पर लिखना है तो लिख लो। 1990 से लेके तो 1997 तक ईयर्स लिखने। 25, 28, 30, 23, 35, 38, 39, 42। डिमांड है 35, 34, 35, 30, 29, 28, 26 और 23। डोर बंद। क्वेश्चन लिखना हो गया सबका? अब सब लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आप प्राइस को x मान लो और डिमांड को क्या मान लो? y, तो आप इस पे से कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड कर सकते हो। Is it difficult to find out the Karl Pearson's coefficient of correlation from these values of x and y? No, you can. आप इसमें से स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हो। अरे आपको x की वैल्यू चाहिए और क्या चाहिए? y की वैल्यू। यू कैन फाइंड द r, यू कैन फाइंड द स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उसी तरह इन दो वेरिएबल्स में कोई रिलेशन है क्या, या ये एक दूसरे से कितने कोरिलेट करते हैं, या एक दूसरे से कितने एग्री करते हैं, इस चीज को पता करने के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन भी निकाल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये एक नॉन साइंटिफिक मेथड है, पर ये सबसे इजी मेथड है। अगर आप इसी वैल्यूज का कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर फाइंड करोगे और इसी का कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, इसको हम आर सी से डिनोट करते हैं जनरली। आर के आगे छोटा सा क्या लिखते हैं? सी। फाइंड करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। हालांकि साइंटिफिकली, स्टैटिस्टिकली और टेक्निकली कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, सही होता है। पर अभी जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, बहुत इजी मेथड है, कोई डिफिकल्ट फार्मूला नहीं है और कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। फिर भी इसका जो कोएफिशिएंट आएगा वो कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट के काफी करीब होगा। एग्जैक्ट तो नहीं, पर उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होगा। तो अगर आप दो वेरिएबल्स के बीच में ये पता करना चाहते हो कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के मूवमेंट को कितना अफेक्ट करता है, तो अगर आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज यूज कर सकते हो, तो आपको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना चाहिए। पर अगर आपके पास उतना समय नहीं है, उतना टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, पर फिर भी आप चाहते हो कि क्या इन दो चीजों में कोई रिलेशन है क्या, तो आप एक शॉर्टकट मेथड है स्पीयरमैन्स रैंक, ये अपना कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं आप हंसोगे एक्चुअली अगर इसकी मेथड को देखोगे। तो करना क्या है आपको, प्राइसेस हमने x ली है और डिमांड को हमने क्या लिया है? y लिया है। आपको प्राइसेस लिखनी है और डिमांड लिखनी है एक कॉलम में। अब देखो करना क्या है, पहले देख लो, आप खुद ही करोगे। प्राइसेस 25 से लेके 28 पर आई, तो ये प्लस हुई कि माइनस हुई? प्लस। तो यहां पे साइन कौन सी देनी है? प्लस। फिर 28 से लेके यहां पे पहले कोई साइन नहीं है, पहले कोई साइन नहीं है। डेविएशन स्टार्ट हुआ 25 से लेके जब 28 पे गए तो बढ़ा तो प्लस, 28 से 30 पे गए तो बढ़ा कि घटा?
बड़ा, तो साइन कौन सी दी? प्लस। 30 से 23 पे आए तो बड़ा की घटा? घटा, तो साइन क्या दी? माइनस। 23 से हम 35 पे आए, साइन क्या रहेगी? प्लस। 35 से 38 पे गए, साइन क्या रहेगी? प्लस। 38 से 39 पे गए, साइन क्या रहेगी? प्लस। और 39 से 42 पे गए, साइन क्या रहेगी? प्लस। ये ये बोलिया, कोई बोलेगा क्या दुनिया में बहुत थोड़ा कठिन काम है? अरे बताओ ना, आसान है कि कठिन है? आसान। जो काम हमने प्राइस एक्स के लिए किया वही काम हमें डिमांड किसके लिए करना है? वाई के लिए। पहली जगह ब्लैंक छोड़ देंगे। पहली जगह क्या छोड़नी है? ब्लैंक। मुझे बताओ, हम 34 से 35 से 34 पे आए, साइन क्या रहेगा? माइनस। 34 से 35 पे गए, साइन प्लस। 35 से 30 पे गए, साइन माइनस। 30 से 29 गए, साइन माइनस। 29 से 28 आए, साइन माइनस। 28 से 26 माइनस। 26 से 23 माइनस। अब आपको दुनिया में एक रूल पता है, प्रोडक्ट रूल। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, या फिर प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ साइन से सीधा। बोलो मुझे, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 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 हो गया? इतना सा टेबल बनाना है। अब आपके फार्मूले में आपको दो चीजें चाहिए। कौन सी दो चीजें चाहिए? एक है सी और एक है क्या? एन। सी में क्या लिखा है? नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस इन क्या? प्रोडक्ट। यहां पे प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइंस ये है, ये है, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा? 2। और एन में क्या लिखा है? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ साइन। नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्या? साइन। अब पेयर ऑफ साइन तो एक में नहीं आई ऊपर तो पेयर ऑफ साइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपके लिए एन कितना रहेगा यहां पे? 7। या तो फिर आपने बोला है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस क्या? 1। वैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन इज इक्वल टू, आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? 8 माइनस 1, या सीधा एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 7। अब उठा के इसको सीधा कहां डालना है? इस फॉर्मूले में। अब यहां पे अंदर में प्लस माइनस की साइन दी हुई है। वैसे देखा जाए तो इट इज इंपॉसिबल टू फाइंड द अंडर रूट ऑफ एनी नंबर विच हैज अ नेगेटिव साइन। मैथमेटिकली it is impossible to find the under root of any number which has a negative sign. सुनो मेरी बात, what is the value of under root 4? Not 2, it is exactly plus minus 2. But if someone asks you what is the under root of minus 4, not possible to find out at all. This is nothing but I stands for imaginary number. असंभव है किसी भी निगेटिव नंबर का क्या फाइंड करना? अंडर रूट फाइंड करना। इम्पॉसिबल है किसी भी निगेटिव नंबर का क्या फाइंड करना? अंडर रूट। मुझे बताओ, मैथमेटिकली जाओगे तो आप सबसे पहले किसी नंबर का स्क्वायर करोगे। आप किसी नंबर का क्या करोगे? स्क्वायर। और जिस नंबर का स्क्वायर पॉसिबल है उसी नंबर का क्या लिया जा सकता है? स्क्वायर रूट। अरे बाबा, लाइफ में अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो जाहिर सी बात है उस नंबर का स्क्वायर करना भी पॉसिबल होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, अगर आप +2 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है? 4। अगर आप -2 का भी स्क्वायर करते हो तो आंसर कितना आता है? 4। यार इसलिए जब आप 4 का अंडर रूट लेते हो तो आपका आंसर कितना आता है? +-2। अब अगर आपको बोलना है दुनिया में किसी को कि मेरे को -4 का क्या चाहिए? अंडर रूट चाहिए, तो सबसे पहले ये पूछो ऐसा दुनिया में कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या आता? -4। इट इज इम्पॉसिबल टू गेट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एज -4। ये हो ही नहीं सकता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। और आप जीवन में कभी भी किसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? एक्स की वैल्यू। देयर इज नो नंबर इन द वर्ल्ड विच हैज अ स्क्वायर एज अ -4, एंड दैट्स व्हाई इट इज नेवर पॉसिबल टू फाइंड आउट द अंडर रूट ऑफ क्या? -4। और अगर फिर भी आपको जबरदस्ती कोई बोले कि -4 का क्या निकाल के दिखाओ मुझे अंडर रूट, तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं? आई स्टैंड फॉर imaginary number. Just you can imagine, mathematically it is not possible to derive this number. जब किसी नंबर का स्क्वायर ही नेगेटिव नहीं हो सकता, जब किसी भी नंबर का, रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो लाइफ में कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेने की किसी को जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। अरे कहां पड़ेगी बताओ? लाइफ में जहां जहां मैथ्स आएगा वहां वहां आपको किसी ना किसी नंबर के क्या लेने पड़ेंगे? अंडर रूट। अगर किसी नंबर का अंडर रूट लेने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब उस नंबर का क्या किया गया है? पहले स्क्वायर किया गया है। और किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता,
इसलिए कभी भी निगेटिव नंबर का अंडर रूट निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि ये टर्म आ ही नहीं सकती, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ रियल नंबर। रियल लाइफ में कोई भी व्यक्ति ऐसा नंबर प्रोड्यूस नहीं करके दे सकता जिसका स्क्वायर निगेटिव है, इसलिए कभी भी निगेटिव नंबर का क्या नहीं लिया जा सकता, स्क्वायर रूट लिया नहीं जा सकता। फिर भी कोई जबरदस्ती बोले तो उसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। ये आपके 11 के मैथ के सिलेबस में है। हो गया क्या इमेजिनरी? अरे नंबर सिस्टम पढ़े थे ना। दुनिया में दो ही टाइप के नंबर होते हैं, या तो नंबर रहेगा रियल या तो नंबर रहेगा इमेजिनरी। हर वो नंबर जो रियल लाइफ में कभी ना कभी काम में आता है उसको कौन सा नंबर बोलते हैं? रियल नंबर। अब जैसे मेरे गाड़ी की स्पीड 40.5 किलोमीटर पर आवर थी, तो 40.5 ये इंटीजर है, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है। इसके कई सारी कैटेगरीज आप कर सकते हो, पर ये है एक रियल नंबर। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में इसका क्या होता है? यूज होता है। सियाचिन में आज टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस था। -40 क्या ये नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव। पर ये रियल नंबर जरूर है, क्योंकि रियल लाइफ में कभी ना कभी आप किस नंबर का यूज करते हो? -40 नंबर का यूज करते हो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। जीरो क्या नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, जीरो होल नंबर। नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 1। पर रियल लाइफ में जीरो आता है कि नहीं आता है? आता है। तो जीरो कौन सा नंबर है? रियल नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बिजनेस का प्रॉफिट -4,000 रुपीज था, ये पॉसिबल है कि नहीं? अगर उसका सेल था 10,000 और उसकी परचेस थी 14,000, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? -4,000। क्या रियल लाइफ में -4,000 ये नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। तो -4,000 भी कौन सा नंबर है? रियल। इज दैट ओके? When there is no force applied, the motion in the object is 0। तो 0 भी कौन सा नंबर है? रियल नंबर। तो हर वो नंबर जो रियल लाइफ में आप यूज करते हो, आइडियली मैथमेटिक्स में उसको रियल नंबर बोला जाता है। और हर वो नंबर जो कभी आता ही नहीं किसी कैलकुलेशन में, उसी नंबर को कौन सा नंबर बोला जाता है? इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर क्या है? अंडर रूट में कोई भी नंबर निगेटिव में होना, स्क्वायर रूट में। हाँ, क्यूब रूट में नहीं है पॉसिबल। किसी नंबर का क्यूब क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। तो निगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकाला जा सकता है, पर स्क्वायर रूट निकाला नहीं जा सकता। पता है -2 का क्यूब कितना है? -8। तो -8 का क्या निकालना पॉसिबल है? क्यूब रूट। पर -8 का कभी क्या नहीं निकल सकता? स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता। गॉट द पॉइंट? क्लियर है? फिर अपन सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जाने दो। फिर मैं उसके अंदर जो प्लस माइनस की साइन दी है उसका क्या बताऊंगा आपको? लॉजिक बताऊंगा। वैसे देखो, अगर आप फॉर्मूलों को ध्यान से देखें, बाहर भी प्लस माइनस की साइन है और अंदर भी क्या है? प्लस माइनस की साइन। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये साइन वाला खेल खेल लो। सबसे पहले क्या खेल लो? साइन वाला खेल खेल लो। बनाओ। ईयर का कॉलम लिखा तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है, उससे हमें कोई काम नहीं है। आप एक प्राइस एक्स की वैल्यू डालो, उसके साइंस निकाल लो, बड़ा है तो प्लस, घटा है तो माइनस। वाई की वैल्यू निकाल लो, उसके साइंस डाल लो, बड़ा है तो प्लस, घटा है तो माइनस। और साइंस के क्या कर लो? प्रोडक्ट कर लो। चलो छापो पटाख से। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास दो वैल्यूज है बेटा, सी की वैल्यू और किसकी वैल्यू है? एन की। फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे, वैसा का वैसा फॉर्मूला लिखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन इसको आर और किससे डिनोट करेंगे? सी से। दिस विल रिप्रेजेंट द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। प्लस माइनस अंदर भी, प्लस माइनस बाहर भी, अंडर रूट में 2c माइनस एम लिखा है इन्होंने, अपन ने क्या लिखा है? एन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अल्फा बीटा गामा जो आपकी मर्जी वो लिख लो। 4-7/n। अब सुनो, यहाँ पे सारा खेल यहीं पे है। सारा खेल कहां पे है? यहीं पे। वैसे देखा जाए तो आपका आंसर अंडर रूट में आता है -3/7। आपका आंसर क्या आता है अंडर रूट में? -3/7। पॉसिबल है क्या इसका वैल्यू निकालना? हो ही नहीं सकता। अंडर रूट में अगर निगेटिव नंबर है तो इसकी क्या नहीं निकल सकती? अंडर रूट निकाला नहीं जा सकता। फिर यहाँ पे दो साइन दिए हैं, मतलब एक साइन दी है प्लस और एक साइन दी है क्या? माइनस। तो मैथमेटिकली ये चीज रॉन्ग नहीं जानी चाहिए, इसलिए प्लस माइनस में से हम माइनस लिखते हैं, -3/7 करेंगे, एक साइन रखेंगे। प्लस माइनस में से कौन सी साइन रखेंगे? माइनस। ताकि हम जब आंसर निकाले तो हम निकाले अंडर रूट किसका?
3/7 का और ना कि -3/7 का। नहीं तो कोई शाहना मैथमेटिशियन होता तो वो यहां आके रुक जाता, बोले हट -3/7 का क्या नहीं निकलता, अंडर रूट नहीं निकलता, और वो आंसर देता कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट, इमेजिनरी नंबर। अब इसका कोई ना कोई कोएफिशिएंट तो होना चाहिए। तो इस दिक्कत को हटाने के लिए मैंने पहले ही बोला है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मैथमेटिकली सही है, स्टैटिस्टिकली सही है और टेक्निकली भी सही है। और मैंने पहले ही बोला था ये एक नॉन साइंटिफिक, नॉन मैथमेटिकल और नॉन टेक्निकल क्या है, मेथड है। पर इसका आंसर जो आता है मैजिकली वो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से मिलता जुलता आता है। तो ऐसे लोग जिनको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, कॉम्प्लेक्स फार्मूला यूज करना नहीं है, वो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कॉम्प्लेक्स फार्मूला यूज करने की बजाय कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन का भी यूज कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन करने ही पड़ते नहीं और लोगों को ये आसान लगा। अब मुझे बताओ, अगर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर आपका 0.8629 आता है, इतना बड़ा भारी कैलकुलेशन करके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका 0.8629 आता है और कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन 0.8129 आता है, तो आपका क्या बिगड़ गया इसमें आपका क्या बिगड़ गया है ऐसे जिससे आपके डिसीजन लेने में कोई क्या पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, बहुत ही आसपास आएंगे ये दोनों। तो कई लोगों ने बोला मारो गोली, किसको, कार्ल पियर्सन को। कौन इतना बड़ा फार्मूला यूज करेगा, अरे फार्मूला है कि पोयम है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट n समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट n समेशन वाई स्क्वेयर माइनस समेशन वाई होल स्क्वेयर। जॉनी जॉनी एस पापा, रटिंग फार्मूला, यस पापा, करना ही पड़ता ये फॉर्मूला रटना ही पड़ता है। जैसे हम अकाउंट में रटते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उसमें कोई चॉइस नहीं है। तो कई लोगों को लगा इतना कैलकुलेशन, इतने टेबल, इतना अंडर रूट, ये सब करने से अच्छा है मेरे को चलता 0.86 भी आंसर आया चलता, 0.81 भी आया तो चलता। मुझे एक समझ गया कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, मेरा काम हो गया, मैं आगे जा रहा हूं। आइए फिर ये अंदर के प्लस माइनस का खेल क्या है कि अगर कहीं 2c माइनस m या n डिवाइडेड बाय n निगेटिव आ जाए तो फिर भी आपको लेना है जबरदस्ती उसको क्या, पॉजिटिव, और अंडर रूट निकालना है कौन से साइन नंबर का, पॉजिटिव का। पर फाइनल आंसर में साइन क्या देनी है, नेगेटिव। और अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता 3/7 तो फाइनल आंसर की साइन भी क्या होती, पॉजिटिव होती। बात समझा क्या, याद रखना, मतलब आपको यहां पर अंडर रूट 3/7 का ही लेना है, सिर्फ बात यह कि इसकी साइन क्या दू, प्लस दू की माइनस दू। तो जो ओरिजिनल आया था इसकी ओरिजिनल साइन क्या थी, माइनस, तो फाइनल आंसर की साइन भी क्या रहेगी, माइनस। और अगर ओरिजिनल साइन ही पॉजिटिव है तो फाइनल आंसर की साइन भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। दैट्स इट। चलो छापो, डन। तो क्यों घुसाड़ा अंदर प्लस माइनस, समझ में आया आपको। अब बताओ सच में ये साइंटिफिक है कि नॉन साइंटिफिक है, कोई सेंस बनता है क्या। पर भाई जिसने भी लगाया ये दिमाग वो एक नंबर का आलसी साइंटिस्ट था। उसने सबसे पहले किसका फार्मूला देखा, कार्ल पियर्सन का। उसको क्या आया वो फार्मूला देख के, उसका जीव मरमर हुआ सबसे पहले तो कार्ल पियर्सन का फार्मूला देख के उसका जीव मरमर करने लगा। तो उसने सोचा, इसने बात तो मजेदार की है, मतलब कोरिलेशन है किसमें, एक्स में और वाई में, पर इतना बड़ा फंडा, इतना बड़ा कैलकुलेशन करेगा कौन, सर को इतना बड़ा ताप देगा कौन। तो वो हिसाब में पड़ गया, ये घटा तो ये बढ़ता है, ये बढ़ा तो ये घटा, ये घटा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा तो ये घटा, अच्छा ये बढ़ना फिर ये बढ़ा, ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा। तो उसको कुछ तो भी लिंक लग गई। उसने बोला कोई कम नहीं किसी फार्मूले का, अपन इसमें प्लस डालेंगे और क्या डालेंगे, माइनस, और बिल्कुल करीब जाके पहुंचेंगे किसका, कार्ल पियर्सन। अब मुझे बताओ एक होशियार इंसान क्या करेगा, कार्ल पियर्सन, अच्छा ये क्या है बताना, क्या नजर आ रहा है आपको, नहीं ये है एक ऑटो,
ये क्या है? ऑटो, टैक्सी। सुनो ना मेरी बात, आप बैठे इस ऑटो में, आपका डेस्टिनेशन यहां से दूर है। चलो, ये है आजाद मैदान, आपको कहां जाना है? आजाद मैदान। इसका एक गेट यहां पर है, एक गेट यहां पर है। आपको जाना है इस जगह पे चिवड़ा खाने के लिए, बुढ़ी का चिवड़ा। ऑटो वालों को बोला ए मेन लाइन तरफ से मेरे को छोड़ना, किसमें? आजाद मैदान में। ऑटो वाला बोला मैडम 100 रुपए लगेंगे। बोला जाने दे, पीछे के गेट से छोड़ मेरे को। मैडम बोले हमको 90 रुपए लगेंगे। अब होशियार इंसान कौन से रास्ते से जाएगा, 100 वाले कि 90 वाले? है ना? तो ये 90 वाला रास्ता किसका है? कोइफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन का। और ये 100 वाला रास्ता किसका है? कार्ल पियर्सन का। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। ले दे के आप कम ज्यादा पैसे बचा के वहीं पे चले जाओगे, वैसे ही कम ज्यादा मेहनत बचा के आप कहां पहुंचने वाले हो? कार्ल पियर्सन के आसपास ही पहुंचने वाले हो। चलो फिर, हो गया। अभी अपने नोट्स में का क्वेश्चन निकालो। एग्जाम्पल नंबर 15 सपड़ा गया सबको? कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। तो हम फॉलोइंग डेटा से क्या कैलकुलेट करना चालू करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। टाइम वेस्ट करने का नहीं। सो इधर लिखेंगे डिमांड, इधर लिखेंगे डेविएशन, इधर लिखेंगे, सॉरी पहले सप्लाई है, फिर इधर लिखेंगे डिमांड, इधर लिखेंगे डेविएशन, और इधर लिखेंगे अपन प्रोडक्ट। कोई मुझे वैल्यू बता था क्या? 65, 40, 35, 75, 63, 80, 35, 20, 80, 60 और 50। उसकी साइन दे देते, पहला तो ब्लैंक छोड़ देना है। 65 से 40 पे आए, क्या हुआ? माइनस, बाद में भी माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और फिर माइनस। अब इमेजिन करो किसी ने इसको भी गलत कर दिया, क्या मतलब है उसके जीवन का? 60, 55, 50, 56, 30, 70, 40, 35, 80, 75, 80। साइन देंगे, पहली साइन माइनस, दूसरी साइन भी माइनस, तीसरी साइन प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। प्रोडक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस इन प्रोडक्ट कितने हैं बताओ? 9। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ साइन इज इक्वल टू कितना है? 10। उठा के कहां पटको इसको? फॉर्मूले में। और इसकी भी वैल्यू कहां से कहां तक आनी चाहिए? 2 multiplied by 9 minus 10 and divided by what? 10। 18 में से 10 गए, कितने रहे?
8/10, 8/10 का अंडर रूट 0.89। अब मुझे बताओ ये 0.89 की साइन क्या दोगे, प्लस की माइनस? ऑलरेडी जो 2c माइनस एन की साइन है वही साइन रहेगी आपके फाइनल आंसर की। 2c माइनस एन की साइन क्या है, प्लस। नोट में आप चाहो तो लिख लो, साइन ऑफ फाइनल आंसर विल बी साइन ऑफ 2c माइनस एन। फाइनल आंसर की साइन वही रहेगी जो साइन है 2c माइनस एन की। तो 2c माइनस एन आपका यहां पॉजिटिव आया तो फाइनल आंसर की साइन भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसको लिख के रख दो। एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा। होमवर्क मार्क करें। OMG, कितना आया? ठीक, बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने कर लिया बधाई हो। नोट करके रख लो पे माइनस। Find the coefficient of correlation R where its probable error is 0.2 and number of pair of item कितने हैं, 9। आपको n दिया है और क्या दिया है, प्रोबेबल एरर, और क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है। पॉसिबल है कि नहीं है, बनाओ, लिखो ना फिर सॉल्यूशन। सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए जीवन में इंसान को, प्रोबेबल एरर का फार्मूला। है कोई ऐसा इस क्लास में जिसको पता है प्रोबेबल एरर का फार्मूला? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। और तो ये तो और भी बड़ी दिक्कत है, फिर इसके लिए क्या पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या है, प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट एन। अब 1 माइनस आर होल का स्क्वायर है कि 1 माइनस सिर्फ आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर। इज दैट ओके? अब यहां वैल्यू डालो, क्या क्या दिया है आपको। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वेयर प्रोबेबल एरर कितना है, 0.2। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ आइटम्स कितने हैं, 9। तो देयरफॉर 0.2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या, 9। अब इसको सच में बताओ, तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या जीवन में? कर लिया ना। एंड देयरफॉर 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय और 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस क्या, आर स्क्वायर। उठाओ ना कैलकुलेटर, कितना था, 0.33 इज इक्वल टू 1 माइनस क्या, फालतू, 3 त्रिक 9, 9 का 20%, 1.8 डिवाइडेड बाय 2 कितना, 0.9 इज इक्वल टू 1 माइनस क्या, आर स्क्वायर। एंड देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9 एंड देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट 0.1 एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू प्लस माइनस, आप यहां पे भूल रहे हो साइन देना। कितना था अंडर रूट 0.1, 0.316। अच्छा मुझे बताओ, अब इसका आंसर अगर एक ऑप्शन है प्लस 0.316 और दूसरा है माइनस 0.316, तो आप आंसर कौन सा है ये सही में जान पाओगे क्या? कभी तो भी जीवन में कभी भी जान नहीं पाओगे, क्योंकि आपको फॉर्मूले में करना है आर स्क्वायर। तो अगर आपको ऑप्शन दिया है ए 0.316, ऑप्शन दिया है बी माइनस 0.316, ऑप्शन दिया है सी बोथ, और ऑप्शन डी दिया है नन, तो बहकावे में आके अगर आपने क्या टिक कर दिया, ए, तो आपके गई भैंस। ये खेल बहुत खेलता है हमारा इंस्टीट्यूट। ऐसे अंडर रूट में जहां भी आंसर निकलता ना, बिल्कुल अचूक पहला वाला जो ऑप्शन देता है वो कितने का देता है, बिना साइन का, प्लस वाला। दूसरा देता है माइनस वाला, फिर कहीं तो भी छुपा देता बोथ, या फिर प्लस माइनस 0.316। ये ए टिक करना किसी सुसाइडल से कम नहीं होगा। बिल्कुल यहां पे क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 0.316। बोलना बेटा, नमन कोई डाउट?
डाउट है? प्लस माइनस 0.316। चलो अगला है, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन जब एन और आर की वैल्यू दी है। सुनो, कोरिलेशन हमने ये तो मान लिया, कोरिलेशन के बारे में एक चीज तो हमने मानी कि ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को या तो सेम डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट कर सकता है, मतलब एक चीज का दूसरी चीज पे काफी प्रभाव है। एक आपका फ्रेंड होता है जो आपसे स्ट्रांगली पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है, उसके प्रभाव की वजह से आप पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते हो और ज्यादा पढ़ाई करते हो और होमवर्क करते हो और जीवन में कैसे बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो। एक आपका फ्रेंड होता है जो आपको निगेटिवली प्रभावित करता है, उसकी संगत में रह रहे कि आप पढ़ाई कम करते हो, होमवर्क कम करते हो, क्लास को बंक करते हो और उसकी वजह से लाइफ में पीछे पीछे जाते हो। इसमें से कौन कैसा है? मैथमेटिक्स इस पे इथिकल कमेंट नहीं करता है। मैथमेटिक्स कभी अच्छाई में और बुराई में, पॉजिटिव और निगेटिव में फर्क करता नहीं है। वो ये बताता है, मैथमेटिक्स इज अ प्योर साइंस, इट इज अ नेचुरल साइंस। जो है वो बताएगा या तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या तो क्या, निगेटिवली। अब हमने कई बार देखा कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को प्रभावित कर सकता है, आइदर पॉजिटिवली और निगेटिवली, वो भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली या तो स्ट्रॉन्ग निगेटिवली, या तो मॉडरेटली पॉजिटिवली या तो मॉडरेटली निगेटिवली, या तो वीक पॉजिटिवली या तो वीक निगेटिवली, या तो फिर उसका कोई प्रभाव रहेगा ही नहीं। अब ये सब फॉर्मूला कि भाई क्या है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, क्या है उसका प्रोबेबल एरर, क्या है उसका स्टैंडर्ड एरर, ये सब कुछ हमको किसने बताया? कार्ल पियर्सन बाबा ने बताया। बराबर है? लोगों ने फिर भी डाउट किया। कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले से हमने देखा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.6 आता है। कितना आता है? 0.6 आता है। फिर क्या ये मान ले क्या कि जो y में वेरिएशन आ रहे हैं उसके लिए x 36% रिस्पॉन्सिबल है? 0.6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 0.36। तो क्या ये पक्का मान ले क्या कि आपका दिया हुआ चीज बहुत ही सिग्निफिकेंटली सही है? तो कार्ल पियर्सन बाबा सोच में पड़ गए। बोले ऐसा है कि मेरे फॉर्मूले सिग्निफिकेंट है, मेरे फॉर्मूले क्या है? सिग्निफिकेंट है, और मेरे फॉर्मूले से निकाला हुआ आर भी सिग्निफिकेंट है। बट कभी कभी क्या होता कि अगर 5 ऑब्जर्वेशन की पेयर रही, एक्स की 5 वैल्यू और वाई की 5 वैल्यू, तो उसमें एरर के चांसेस वैसे भी कम है, तो इसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। 10 पेयर रहे तो थोड़ी सी गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। पर अगर आप 3000 एक्स की वैल्यू और 3000 किसकी वैल्यू लोगे? वाई की वैल्यू, फिर कुछ तो भी आर आएगा। अब 3000 वैल्यू में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि बीच बीच में आपको पॉजिटिव कोरिलेशन दिखेगा, बीच बीच में निगेटिव दिखेगा, कहीं कहीं पॉजिटिव दिखेगा, कहीं कहीं निगेटिव, कहीं कहीं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, कहीं कहीं स्ट्रॉन्ग निगेटिव, कहीं नो कोरिलेशन दिखेगा, पर फिर भी फाइनल आंसर कुछ ना कुछ आएगा, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। अब आप मुझे देखो ना, पिछले 100 सालों में कोई एक वेरिएबल एक्स ले लो, कोई एक वेरिएबल क्या ले लो, वाई, और 100 सालों का इसके डेटा का आर निकालो, यू विल गेट द आंसर आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। पर इन 100 सालों में कई साल ऐसे आए जब बीच बीच में रिलेशन पॉजिटिव था, बीच बीच में रिलेशन नेगेटिव था और बीच बीच में रिलेशन नहीं था। तो फिर लोगों ने सवाल उठाए, उंगलियां उठाई, किस पे? कार्ल पियर्सन पे। बोलिए रिसेंट डेटा अगर लो, पिछले 2 4 5 साल का, 5 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 8 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपके दिए हुए फॉर्मूले में लॉजिक नजर आता है। और अगर हम लंबे डाटा को एनालाइज करें, 200 सालों के, 300 सालों के, या 100 पेयर्स, 200 पेयर, 150 पेयर, तो मुझे नहीं लगता कार्ल पियर्सन जी आपके फार्मूले में कोई दम है और इससे कुछ बात हासिल होने वाली है। कार्ल पियर्सन वाज लाइक, बात तो तुम्हारी सही है कि मैंने जो फार्मूला दिया है वो बिल्कुल सही है, इसकी गारंटी तो मैं भी नहीं ले सकता। तो यही फर्क है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में। पहले जब शुरुआत हुई, साइंटिस्ट लोगों ने ये जब चीजें बनाना चालू किए, तो मैथ और स्टैट ऐसा कोई डिवीजन नहीं था। किसके अंदर? साइंस के अंदर। वही लोग थे जो मैथमेटिक्स भी पढ़ाते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, समझते थे, रिसर्च करते थे। वही लोग थे जो थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स का भी क्या लेते थे, सहारा। धीरे धीरे लोगों के ध्यान में आने लगा स्टैटिस्टिक्स और मैथ एक जैसे नहीं हो सकते। मैथ इज ऑल अबाउट द परफेक्शन एंड एग्जैक्टनेस। मैथ्स इज ऑल अबाउट परफेक्शन एंड एग्जैक्टनेस। मैथ में वही होता है जो होता है, उसके एक सूत 1 इंच भी इधर नहीं और एक सूत 1 इंच भी उधर, एरर नहीं आता मैथ में। 8 का स्क्वायर 64 ही होता है मैथ में, उसमें प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर और एरर की कोई गुंजाइश
नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन, योर स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन कैन मे और मे नॉट बी एग्जैक्ट, मे और मे नॉट बी एग्जैक्ट। तो जो प्योर मैथमेटिक्स पढ़ने वाले लोग थे उन्होंने बोला इनको बाहर निकालो, ये जो स्टाटा वाले लोग है ना ये डिजर्व नहीं करते। कहां रहना डिजर्व नहीं करते? मैथ्स में। ये इनका अलग है साइंस, अपना साइंस अलग है। तो इसकी दो ब्रांचेस बन गई। मैथमेटिक्स वाले प्योर मैथ्स पढ़ाने लगे जो हर क्वेश्चन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते और कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स में आ गए जहां चीजों के एग्जैक्ट तो नहीं पर मोर क्लोज क्या निकालते? सॉल्यूशंस निकालते। अब आप कंटिन्यूअस सीरीज का मीन निकालते हो, कभी संभव है क्या कि वो एग्जैक्ट रहे? अरे 10 से 20 मिड पॉइंट लेके निकाला आपने 15। अब 10 से 20 में दो ऑब्जर्वेशन 18 और 19 ही थे तो उसका मिड पॉइंट कभी 15 हो सकता है क्या? 10 से 20 के क्लास में दो ऑब्जर्वेशन थे, एक था 18 और एक था 19, फिर भी मीन निकालते हो आपने मिड पॉइंट क्या लिया? 15। तो ये कहीं ना कहीं तो एग्जैक्टनेस से कहां भाग गए? आपका मीन दूर भाग गया। वैसे ही सवाल उठाए गए कार्ल पियर्सन पे कि भाई आपका जो आर का फार्मूला है सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो पर यह बात कार्ल पियर्सन ने तो नहीं बताई, और उसके दुश्मन थे, उसके चाहने वाले, उन्होंने बोला एक काम करो, अपने को प्रोबेबल एरर निकालना था। इस एरर मतलब क्या है कि आपके फार्मूले में कुछ ना कुछ क्या हो सकता है? एरर। इस प्रोबेबल एरर का 6 टाइम्स कर दो। कितना टाइम कर दो? मतलब एरर है, मान के चलो एरर है 1, एरर है 2, उसका 6 टाइम करोगे तो उसकी वॉल्यूम कितना हो गया? 12। उसके बाद भी अगर आर बड़ा है, उसके बाद भी अगर कौन बड़ा है? आर। मतलब आर की एक वैल्यू है, उसका एक एरर है। उस एरर को हम इसलिए निकाल रहे क्योंकि हम मानते हैं कि आर में क्या हो सकता है? एरर। तो ऐसा करो, समझने के लिए एरर का 6 गुना कर लो। इसको वैसे 6 सिग्मा पॉलिसी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? 6 सिग्मा पॉलिसी। ये 6 सिग्मा पॉलिसी कहां रहता है? तो आपको मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल में आगे आगे जब आप पढ़ोगे कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट में तो आपको पता चलेगा। दिस इज द पॉलिसी यूज्ड बाय द एप्पल, दिस इज द पॉलिसी यूज्ड बाय सैमसंग, दिस इज द पॉलिसी यूज्ड बाय सोनी। बड़ी बड़ी कंपनी अपने क्वालिटी कंट्रोल में कौन सी पॉलिसी लेते हैं? 6 सिग्मा। वो लोग एरर को फाइंड करते हैं, फिर उस एरर का 6 टाइम ले लेते हैं, और हर वो चीज जो एरर में आती है या उससे 6 टाइम्स कम या 6 टाइम्स ज्यादा है, हर पीस को रिजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल फोन बनाया एप्पल वालों ने, अब वो लोग बोलेंगे कि भाई हमारे हर एक पीस का ये जो कर्व है, ये जो कर्व है इसका शेप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहना चाहिए। तो उन्होंने एक कैलकुलेशन बना के रखा इसके कर्व का। अब इस कर्व में उन्होंने बोला कि अगर इस कर्व में 0.006 मिलीमीटर का भी फर्क आ गया, प्रोडक्ट बनते वक्त फैक्ट्री में से जब फोन बन के निकलेगा और इसके कर्व में अगर 0.006 मिलीमीटर का भी फर्क आया तो ये आईफोन हम बेचेंगे नहीं, स्क्रैप कर देंगे, तोड़ के कचरे में डाल देंगे। हम क्वालिटी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते। समझ रहे हो आप? जो चीजें लोग को क्वालिटी पे फोकस करते हैं, चीजें बनाते हैं तो अपना एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जैसे आपके पीछे कैरम बोर्ड रखा हुआ है, उनका अपना एक क्वालिटी स्टैंडर्ड होगा कि कैरम पे जब वो लोग बनाते हैं ना, तो कैरम खेला है ना आप सब लोगों ने, तो अगर उसके मेन सरफेस पे थोड़ा सा भी स्लोप है तो जब आप स्ट्राइकर मारोगे तो उछलेगा। तो उसको पास करने से पहले या मार्केट में भेजने से पहले वो हर एक स्लोप को क्या करते हैं? चेक करते हैं। अब मान के चलो कि उनकी पॉलिसी है कोने में कहीं इतना सा स्लोप है तो इट्स ओके, निकाल डालो इसको। और कोई ब्रांडेड कैरम बनाने वाला होगा वो क्या बोलेगा? इतना सा भी, अगर इतना सा भी डॉट है, इतना सा भी बिल्कुल, मतलब जिसको आप कभी आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे, तो भी हम उस कैरम को मार्केट में बेचेंगे नहीं, उसको स्क्रैप करेंगे और कचरे में डाल देंगे। विल नॉट गेट लेट दैट प्रोडक्ट कम इनटू दैट। अब 6 सिग्मा पॉलिसी क्या कहती है? हमारा स्टैंडर्ड है 0.006 मिलीमीटर, इसको 6 सिग्मा लगा दो, या तो मल्टीप्लाई करो 6 से या तो क्या करो? डिवाइड करो। तो अगर 0.001 मिलीमीटर का भी फर्क है तो भी हम प्रोडक्ट को क्या नहीं करेंगे? मार्केट में लॉन्च। मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड हाई हुआ कि घट गया? और भी हाई हुआ। पहले तो इतना फर्क रहा तो ही नहीं बेचते थे, अब इतना सा भी फर्क रहा तो भी नहीं बेचते। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपने फैक्ट्रीज में क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए 6 सिग्मा पॉलिसी यूज करते हैं। तो मतलब आपको ऐसा लगे कोई चीज में आपको क्वालिटी मेंटेन करना है तो आप आपके एरर का 6 गुना करके देखो, उसके बावजूद भी वो चीज सही लगती है तो फिर उस चीज में दाम। तो फिर यहां पे यही लॉजिक लगाया गया कि आर पावरफुल है या नहीं है, आर सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो प्रोबेबल एरर का कितना गुना करो? 6 गुना। फिर भी अगर आर बड़ा निकला तो आर दमदार है। आर क्या है?
सिग्निफिकेंट, अगर नहीं है तो आर क्या है, इनसिग्निफिकेंट। तो लिखेंगे हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। हेडिंग देंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा कठिन। तो हम लिखेंगे इफ 6 टाइम द प्रोबेबल एरर, या फिर ऐसा लिखो ना, इफ R is greater than 6 times the probable error, then R is significant. अगर R बड़ा है प्रोबेबल एरर के 6 टाइम करने के बाद भी, तो R की वैल्यू कैसी है, सिग्निफिकेंट है। और अगर R छोटा निकलता है, क्या किससे छोटा निकलता है बेटा, 6 टाइम्स द प्रोबेबल एरर, तो R इज नॉट सिग्निफिकेंट। वेरी इजी टेस्ट। वेरी इजी टेस्ट, कुछ भी कठिन नहीं। तो चलो चलो वैल्यू डालो इसमें। 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.4 का स्क्वायर, और एन की वैल्यू कितनी है, बताओ मुझे। पी ए कितना आया, 0.177। अब 6 पी करेंगे नीचे, 6 पी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.177, कितना आता, 1.06। अब कौन बड़ा है, एरर बड़ा है कि आर बड़ा है, अरे कौन बड़ा है, एरर बड़ा है, किससे, आर से। तो आर में कोई दम है क्या, नहीं। एज 6p is greater than what, r, r is not significant। एरर बड़ा हो गया, एरर इतना बड़ा है कि आर का कोई दम नहीं है। अब एरर के 6 गुना करने के बाद भी आर बना रहता है अपनी जगह पे, तो आर दमदार है। तो आर को क्या बोलेंगे, आर क्या है, सिग्निफिकेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक कोरिलेशन एंड R इज इक्वल टू 6p कुछ है, हाँ, अगर R और 6p दोनों सेम आता है, स्टिल R इज सिग्निफिकेंट। स्टिल आप बोल सकते हो R क्या है, सिग्निफिकेंट। दमदार खड़ा है, एरर का 6 गुना होने के बाद भी R झुका क्या उसके सामने, नहीं ना। तो चाहो तो लिख लो, लिख लो, ये है तो मैं मेरी नोट में भी ऐड कर देता हूं। इफ R इज इक्वल टू 6p, you can say significance cannot be determined। ये मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, पर इससे पूछ लिया तो होशियारी क्यों करने की, सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो सिग्निफिकेंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिख देते हैं। मैं देख लू क्या एक बार, इसको एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज रहेगी जो थोड़ी सी है, आसान है, पर आपको करनी चाहिए, वो है स्कैटर डायग्राम। वो क्या है, स्कैटर, हेडिंग दो स्कैटर डायग्राम। बाईवेरिएट का क्वेश्चन आ सकता नहीं आपको एग्जाम में, छोड़ दो उसको, इग्नोर करो। अरे बहुत बड़ा सरदर्द है यार, वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है किसका, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले तो लिखो स्कैटर डायग्राम, हेडिंग दो, वो भी करवा देता। हेडिंग देंगे आप लोग स्कैटर डायग्राम। अब वैसे तो मैथमेटिकली हम लोग वैल्यू निकालते हैं किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की।
ग्राफिकली भी ये कोरिलेशन पता किया जा सकता है। देखो दो वैल्यू है आपकी, एक है एक्स की और एक है किसकी, वाई की। उसको प्लॉट करो कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस। अगर ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल एक लाइन में आ गए, अगर ये कौन से लाइन में आ गए, एक, और इसका स्लोप अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, तो आप बोलोगे आर की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है, +1। अगर स्ट्रेट लाइन है और डायरेक्शन कौन सा है, अपवर्ड, अपवर्ड मतलब दोनों ही कौन से डायरेक्शन में जा रहे, सेम, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। बात समझ में, जैसे यहां से लगा उसके, ये है ओरिजिनल, अगर x की वैल्यू बढ़ी तो y की भी क्या बढ़ेगी, वैल्यू, और x की वैल्यू घटी तो y की भी क्या घटेगी, वैल्यू। और अगर ये लीनियर है तो आप बोलोगे कि r की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है, +1। बना लो एक स्कैटर, ऐसा का ऐसा। इसको हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे, इसको हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। कुछ नहीं, रफ डायग्राम बनानी है, ऐसी है देखो, ऐसे एक्स एक्सिस, ऐसे वाई एक्सिस, ऐसा एक पॉइंट, इधर लिखना है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और इधर लिखना है r इज इक्वल टू +1। ज्यादा ड्राइंग डेकोरेशन करने का नहीं है। यहां पे लिखने का अपवर्ड स्लोप, ये ऊपर जा रहा है तो इसका स्लोप कैसा माना जाता है, अपवर्ड। और ग्राफ में स्लोप कहां खड़े होकर देखा जाता है, अपने आप को यहां खड़ा करने का, कहां पे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और अपनी आंखों से अपने आंखों के सामने देखने का कि जाता हुआ स्लोप ऊपर है या नीचे। स्लोप का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द स्टडीज ऑफ मैथमेटिक्स पर्टिकुलरली डेरिवेटिव इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, स्लोप। चलिए, उसके बाजू में बताओ, बनाओगे आप पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको अगर आप एक स्कैटर करो तो ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं आएंगे, पर फिर भी मोटा मोटी कहां जाता हुआ दिखेगा, वो ऊपर जाता हुआ। तो आप बोलोगे परफेक्ट पॉजिटिव तो नहीं है, पर पॉजिटिव कोरिलेशन जरूर है। बनाओ ये दूसरा वाला स्कैटर, क्योंकि आपका एग्जाम है एमसीक्यू पैटर्न, तो आपको जीवन में कभी क्या बनाने नहीं बोल सकते, स्कैटर डायग्राम तो बनाने नहीं बोल सकते। हाँ, पर वो क्वेश्चन में 4 स्कैटर दे सकते हैं और पूछ सकते हैं, अमॉन्ग दिस स्कैटर डायग्राम शोज द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो फिर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड जाने वाला स्कैटर आपको चुनते आना चाहिए। ये ऊपर ही जा रहा है, यहां पे खड़े होके देखो, आपके आंखों के सामने आपको चढ़ाव नजर आएगा, तो इसका स्लोप कहां है, ऊपर जाता हुआ स्लोप। बना लो ना भाई, ऐसा स्कैटर बना लो, टुक 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 रंगोली बना लो। चलो, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना इसका। अब यहां पे लिखो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, r इज इक्वल टू -1। ये अगर स्ट्रेट लाइन में है और कहां आ रहा है, नीचे, नीचे आ रहा है, कैसे पता चलेगा, इधर खड़ा होने का, यहां से नजर दौड़ाने की, आपको नजर आएगा कि यहां से चीज ऊपर नहीं जा रही, कहां जा रही है, नीचे। क्या देखना है तेरे को, ऐसा जूम रॉकेट बना दे ऊपर जाने वाला, गोल 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 गोल। मैं होता तो ऐसा बनाता, ढचक टुचुक, हो गया, हो गया, ये मेरा ड्राइंग है। आप बैठे यहाँ पे टुक 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 करते, शाम हो जाएगी आपको। ये देखो, ये नीचे वाला मैं बना के दूं क्या, ये देखो, ऐसा ऐसा, हो गया, ये बन गया मेरा स्केच। ये नीचे आते हुए दिखना चाहिए बस। नहीं, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी सच में नहीं है, ना मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, ना मेरी ड्राइंग अच्छी है, आई एडमिट इट। और लिखित की आपने ड्राइंग देखी होगी, ही इज अ जीनियस ड्रॉवर, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता है। वी हैव अ टैलेंट इन अवर क्लास, बस उसका टैलेंट थोड़ा सीए एग्जाम में भी चमक जाए, मजा आ जाए। अच्छा चलो,
क्या रुको रहता है इसमें? ओके, वो डेकोरेट करके कॉपी को क्या तुमको दहेज में लेके जाना है क्या ससुराल? वो बनाओ, खत्म करो, गाड़ दो उसको, सीए फाउंडेशन पास कर, खत्म, आगे बढ़ो। ना ना, होमवर्क चलता। अच्छा ये देखो, इसमें कहां एक्स जा रहा है कहां वाई, इसका कोई तालमेल नहीं है। ये बना के दिखाओ तुमको। ये कोई नहीं, आर इज इक्वल टू 0, इसमें कोई कोरिलेशन नहीं। ये भी कोई कोरिलेशन नहीं दिखाता, कभी घटता तो कभी बढ़ता, कभी घटता तो कभी बढ़ता। ये भी आर इज इक्वल टू क्या है, 0। फिर आए थे अपने बाबा कार्ल पियर्सन, और उनकी ऐसी तैसी कर दी किसने, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। चलो भाई ड्रॉ करो, खत्म। अरे क्या, एक मिनट। हाँ, तो हम दो वेरिएबल्स एक्स और वाई को ग्राफ पर पॉइंट करके भी एनालाइज कर सकते हैं कि इनका रिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कि कोई कोरिलेशन नजर आता नहीं। पॉइंट्स जितने कम स्कैटर्ड रहेंगे उतना रिलेशन ज्यादा डेंस रहेगा, या तो डेंस पॉजिटिव या तो डेंस नेगेटिव। और जैसे जैसे पॉइंट का स्कैटरनेस बढ़ता जाएगा, स्कैटरनेस का मतलब होता है बिखराव, स्कैटरनेस का मतलब क्या होता है, बिखराव। एक दूसरे से जितने दूर दूर होंगे पॉइंट्स उतना कोरिलेशन और ज्यादा वीक होगा, और पॉइंट एक दूसरे के जितने करीब होंगे उतना कोरिलेशन स्ट्रांग होगा। अब कोरिलेशन पॉजिटिव है या निगेटिव, ये उस स्कैटर के स्लोप पे डिपेंड करता है। स्लोप पॉजिटिव है तो कोरिलेशन भी पॉजिटिव, स्लोप निगेटिव है तो कोरिलेशन भी निगेटिव, और उस स्कैटर्ड को कोई स्लोप है ही नहीं, वो गोला है, तो उसमें कोई कोरिलेशन है ही नहीं। तो भाई मुझे बताओ, आप लोगों ने एक्सरसाइज करी क्या? हाँ बोलो, कोई डाउट? हाँ, स्प्यूरियस, गूगल में जाने का, स्प्यूरियस वर्ड डालने का, जिसका आपको ये समानार्थी शब्द मिलेगा कि जिसका आपस में कोई तालमेल नहीं है, जहां आर की वैल्यू कितनी होती है, 0। कोई नहीं, ऐसे ज्यादातर सवालों के जवाब आपको कहां मिलेंगे, गूगल पे। अब यहाँ पे दिक्कत अपने को ये है कि अपने को स्पूरियस का समानार्थी शब्द पता नहीं है, उसको जाके गूगल कर लो। आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग होगा, मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग होगा, और स्टैटिस्टिक्स भी स्ट्रांग होगा। कर लो, थोड़ी मेहनत तो करो। हाँ? चलो पहला पहला क्वेश्चन का जवाब दो। कोरिलेशन एनालिसिस एम्स एट इस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। क्या हम करते हैं क्या कोरिलेशन से दो वेरिएबल में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश? हाँ, अरे हाँ ना। प्रेडिक्ट इन वन वेरिएबल फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, ये जनरली हम रिग्रेशन में करते हैं। प्रेडिक्ट जब करते हैं ना वन वेरिएबल फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, ये आमतौर पे हम रिग्रेशन में करते हैं। मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ये हम काम करते। तो बोथ बी एंड सी नहीं होना चाहिए, बोथ ए एंड सी होना चाहिए। ऑप्शन को चेंज करो। ये जो ऑप्शन बी है ये रिग्रेशन का पार्ट है। दो लोगों के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करना और उसका एक्सटेंट मेजर करना, ये हमारा काम है कोरिलेशन के टॉपिक में। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, बोथ ए एंड सी। अरे पीछे के आंसर रॉन्ग है, मैंने टाइप किए, मैं सुधरा रहा उसको, चिंता ना करो जी। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी फाउंड आउट बाय, बोलो, रैंक मेथड से कर सकते हो, स्कैटर डायग्राम से कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। हाँ, इफ हाई वैल्यूज ऑफ वन टेन टू लो वैल्यूज ऑफ अदर, एक की वैल्यू हाई है तो दूसरे की वैल्यू लो है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। क्या नजर आए इसमें? इनवर्सली कोरिलेटेड कि निगेटिवली कोरिलेटेड कि दोनों बोल सकते हो? दोनों बोल सकते हो। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी। पेन से कोई टिक करेगा नहीं किसी भी हालत में। क्या यूज करना है टिक करने के लिए, पेन से। बाइवेरिएट डेटा आर डेटा कलेक्टेड फॉर मोर देन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। अब बाइवेरिएट मतलब क्या, जहां पे कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल। अच्छा हाँ, सेम पॉइंट ऑफ टाइम भी होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज स्प्यूरियस कोरिलेशन? अब स्प्यूरियस को अगर आप
इधर राइट क्लिक करते हो, इसके सिनोनिम देखते हो तो आपको पता चलेगा फॉल्स, बोगस, फेक, फॉर्ज या काउंटरफेट। बोगस, बोगस कोरिलेशन मतलब मैं बताता हूं बोगस कोरिलेशन किसमें है। साइज ऑफ योर वेस्ट एंड योर एग्जाम्स इन मार्क्स, साइज ऑफ योर वेस्ट एंड योर मार्क्स इन द एग्जाम, कोई कोरिलेशन है क्या? पेट जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा मार्क्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये कौन सा कोरिलेशन है? ये एक स्प्यूरियस, बोगस, फॉल्स, फेक क्या है? कोरिलेशन। इन दो चीजों का आपस में कोई संबंध नहीं है। वैसे अगर पैसों का और पेट का कोरिलेशन होता तो आज मैं लखपति नहीं करोड़पति होता। The hairs on the heads and the talent inside the head, इसमें अगर सच में कोई कोरिलेशन होता तो हर टकला, नेगेटिव कोरिलेशन होता तो हर टकला इंसान ब्रिलियंट होता। ऐसा नहीं है, कोई है क्या? लोग बोलते हैं टकला हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? ग्रोथ कर रहा है, पैसे कमा रहा है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि जितने बाल ज्यादा झड़ेंगे पैसे उतने ज्यादा आएंगे। मैं हर तीसरे महीने तिरुपति बालाजी जाता, बाल ही नहीं रखता। बोलता भगवान पैसे आने दे। A very low correlation, it is the bad relation between two relation, bad relation कुछ नहीं होता है, it is the correlation between two variable having no causal relation। हाँ ठीक है, ऐसा आपस में जब कोई रिलेशन है ही नहीं दो वेरिएबल, ये अलग कोरिलेशन की बात हो रही है। फेसबुक स्टेटस में जो आप रिलेशनशिप स्टेटस डालते हो उसका और इसका कोई संबंध नहीं है। सम ऑफ द सेल्स, सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसी इन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में बी जीरो। अरे फ्रीक्वेंसी या तो क्या रहेगी, एक तो क्या रहेगी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव, या तो क्या रहेगी जीरो। फ्रीक्वेंसी कभी क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती। वेन हाई वैल्यूज, अच्छा ये आपको फ्रीक्वेंसी वाला किया ही नहीं ना, आपको एक्स डिस्क्रीट सीरीज का और कंटिन्यूस सीरीज का क्या फाइंड करना नहीं सिखाया आपको? आर फाइंड करना नहीं सिखाया। उसका एग्जांपल मैं बाद में ले लूंगा, पर इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग और फाउंडेशन में वो पूछा जाता नहीं है, पूछा जाता नहीं है, पूछा जाता नहीं। आप चाहो तो फिर भी मैं एक क्वेश्चन उसका क्या करके देता हूं, सॉल्व करके देता हूं। थोड़ा देर वेट करो, सवालों के जवाब दो उधर फटाफट। When high values of one variable are associated with the high values of other and low values of one variable are associated with the low value of another, they are said to be the directly positively या तो both A and B। Product moment correlation coefficient is considered for, क्या है ये प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट? कभी प्रोडक्ट सुना? वो R और C, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। कहां होता है? फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ कोरिलेशन, फाइंडिंग द नेचर ऑफ कोरिलेशन, बोथ ए एंड बी, आइदर ए एंड बी। बोलो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का प्रोडक्ट मेथड से आपको मैथमेटिकल नंबर ही मिला, किसी प्लस या माइनस साइन मिली? क्या बात करते हो, नंबर भी मिला। मिला नंबर मतलब आप इसका अमाउंट भी फाइंड कर सकते हो और नेचर भी फाइंड कर सकते हो। अमाउंट मतलब कोएफिशिएंट फाइंड करना है, नेचर मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इतना ही फाइंड करना। मुझे बताओ, हेलो स्कैटर डायग्राम से आप लोग क्या नेचर पता कर सकते हो कोरिलेशन का, कि अमाउंट भी पता कर सकते हो? नेचर ही पता कर सकते हो। स्कैटर देख के ये पता चलता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पर क्या उसका कोएफिशिएंट पता किया जा सकता है क्या? नहीं। कोएफिशिएंट या तो कार्ल पियर्सन के फार्मूले से, या तो रैंक के फार्मूले से, या तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन के फार्मूले से पता किया जा सकता है। तो यहां पे अगर आप प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट कोरिलेशन का यूज करोगे तो आपको साइन भी मिलेगी पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसका कोएफिशिएंट भी मिलेगा, मतलब आपको अमाउंट भी मिलेगी और उसका नेचर भी मिलेगा। बात समझ में आई क्या? पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन फॉर एनी टाइप ऑफ रिलेशन, कोरिलेशन फॉर लीनियर रिलेशन ओनली, कोएफिशिएंट ऑफ कर्विलिनियर रिलेशन ओनली, या बोथ बी एंड सी। एक्चुअली इससे एनी टाइप ऑफ रिलेशन पता किया जा सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी। कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले से आंसर सब आएगा, लीनियर का भी आएगा, नॉन लीनियर का भी आएगा, कर्विलिनियर का भी आएगा और नॉन कोरिलेशन का भी आएगा। कोवैरियंस मेजर्स द जॉइंट वेरिएशन ऑफ टू वेरिएबल। ए भाई, एक होता है वैरियंस, वैरियंस मतलब अपने मीन से कितना डिविएट हो रहा है, एक्स माइनस एक्स बार। को मतलब दोनों को मिला दो, एक्स माइनस एक्स बार भी और वाई माइनस वाई बार। तो इन्होंने लिखा है कोवैरियंस मेजर्स द जॉइंट वेरिएशन ऑफ टू वेरिएबल। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? अरे ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, तो क्या टिक करना चाहिए? ऑप्शन ए।
देखो जितना मैंने बड़बड़ाया है लेक्चर में आपको पढ़ाते पढ़ाते, उसी के बेसिस पे आपको सब क्वेश्चंस के क्या मिल जाएंगे, जवाब मिल जाएंगे। वैसे तो आपको खुद करना चाहिए। फॉर ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल हैविंग p प्लस क्यू क्लासिफिकेशन द टोटल नंबर ऑफ सेल इज, इसको इग्नोर कर दो। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। अभी तक x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू, उसका r निकालना सिखाया। x की एक वैल्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी, y की कुछ वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी, ऐसा अगर डेटा होता तो वो डिस्क्रीट सीरीज बनती, x की भी और y की भी, उसका भी r निकाला जा सकता है। x की वैल्यू को क्लासेस में दे दो। अरे भैया जिंदगी में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कर्टाइल, कर्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ कर्टाइल डेविएशन, हर चीज कितनी चीजों के लिए की? 3, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए और कंटिन्यू। पर हमने आर अभी तक कैसे सीरीज के लिए निकाला? इंडिविजुअल। एक्स भी इंडिविजुअल था और वाई भी इंडिविजुअल। क्या इसकी डिस्क्रीट नहीं हो सकती? क्या हो सकती है। क्या इसकी कंटिन्यूअस नहीं हो सकती? क्या हो सकती है। और वो पढ़ाया नहीं, क्योंकि उसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा जाता है। अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाए तो 10 मार्क से 15 मार्क के लिए उसके आर की वैल्यू निकालने का क्या आता है? क्वेश्चन आता है। 10 मार्क से लेके 15 मार्क तक उसके आर की वैल्यू निकालने का क्या आता है? क्वेश्चन आता है। वो मैं करवाऊंगा पर लेटर ऑन, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में आपको इंडिविजुअल सीरीज का ही आर निकालने के लिए पूछा जाएगा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए नहीं। पर इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, बहुत बढ़िया मेथड है उसकी। आओ मैं आगे लेके चलता हूं। When the variables are not independent, जब वेरिएबल क्या नहीं है? इंडिपेंडेंट। मतलब एक दूसरे पे क्या है? वो डिपेंडेंट। मतलब एक दूसरे पे क्या डालता है? असर। अरे हां कि ना? द कोरिलेशन कोएफिशिएंट मे बी 0, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये फॉल्स है। अरे नॉट इंडिपेंडेंट है ना, इसका मतलब कोई ना कोई किसी पे क्या है? कुछ ना कुछ तरीके से डिपेंडेंट है। तो ऐसे केस में आर की वैल्यू क्या नहीं आ सकती? 0. The correlation between the speed of an automobile and the distance traveled by it after applying the breakers is पॉजिटिव कि निगेटिव? भाई ये साइंस का क्वेश्चन है यार, मेरे को तुम लोग भी जवाब दे सकते हो। अच्छा, स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल, इसमें कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव। स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल भी बढ़ेगा, और स्पीड घटेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल भी घटेगा। तो रिलेशन निगेटिव हो ही नहीं सकता। रिलेशन तो हमेशा, अरे हाँ, ब्रेकर मतलब क्या? ब्रेकर करने से स्पीड घटेगी तो डिस्टेंस भी घटेगा। ब्रेकर ना करने से स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। ले दे के मूवमेंट तो कौन से डायरेक्शन में होगा? सेम में। ये कभी अपोजिट डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता। आई ला कैसे? क्या स्पीड कम हुई तो डिस्टेंस? हाँ हाँ, ओहो, ऐसा बोलना है कि मतलब मैं 100 की स्पीड से भी चलता रहूंगा तो भी डिस्टेंस बढ़ता रहेगा कवर किया हुआ, और ब्रेकर करने के बाद 10 की स्पीड से भी चलूंगा तो भी डिस्टेंस बढ़ता ही रहेगा। तो स्पीड बढ़ रही है तो भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, और स्पीड घट भी रही है तो भी डिस्टेंस बढ़ ही रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो कोई कोरिलेशन है ही नहीं, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। मेरे को नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता, मैं मानता ही नहीं। मैं तो ज्यादा इस पे बहस करने के मूड में नहीं हूं। ब्रेक मारो या ना मारो, स्पीड और डिस्टेंस में ले दे के कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। स्पीड ज्यादा बढ़ाओ डिस्टेंस बढ़ता, स्पीड बहुत बढ़ाओ डिस्टेंस और बढ़ता, स्पीड बहुत बढ़ाओ डिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा कि आपके घर वाले रहेंगे अर्थ पे, आप चले जाओगे स्वर्ग में। देखो, स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, स्पीड और बढ़ाओ डिस्टेंस और बढ़ेगा, स्पीड और बढ़ाओ डिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। आपके मित्र मंडली घर वाले कहां रह जाएंगे? पृथ्वी पे, और आप कहां चले जाओगे? आसमान। इतना डिस्टेंस बढ़ेगा, तो रिलेशनशिप पॉजिटिव है। चलो आगे जाओ, ये इस पे मैं बहस नहीं करता। सुनो, ये थोड़ा सा इसको चाहो तो आप एक टिपिकल फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस के लिए रिजर्व रख सकते हो और बाद में मेरे साथ आके डिबेट कर सकते हो। आई एम वेरी वेल ओपन टू चेंज माई आंसर, पर आज के लिए मेरा आंसर क्या है? पॉजिटिव। अगला, इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल टेंड टू बियर अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन द अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल में चेंज होता है तो दूसरे में चेंज कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। देन कोरिलेशन कैसा है? The amount of change in one variable tend to bear a constant ratio of amount of change। मतलब इधर जितने परसेंट का चेंज हुआ उतने ही परसेंट का चेंज दूसरे में हो रहा है, तो बिल्कुल ये रिलेशन कौन सा है? लीनियर है। आगे, फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट
एग्रीमेंट की बात हुई तो रैंक कोरिलेशन दिमाग में आना चाहिए। अबाउट ब्यूटी बिटवीन टू जजेस, अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी के बाद कॉमा चाहिए। बिटवीन टू जजेस इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट वी यूज कौन सा रे? कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। What is the quickest method to find the correlation between two variable? Quickest method of concurrent deviation. When we are not concerned with the magnitude of two variable under discussion, we consider कोई, हाँ, when we are not concerned with the magnitude, हाँ ठीक है, वैल्यू को कंसिडर करते ही नहीं है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? वैल्यू, कोई 5 का स्क्वायर नहीं, किसी का अंडर रूट नहीं, मैग्नीट्यूड को पूरी तरह से क्या किया हमने? इग्नोर किया। तो हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं? कॉन्करेंट डेविएशन की। इज देयर अ परफेक्ट डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मार्क्स इन द ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन? परफेक्ट डिसएग्रीमेंट है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं फिर आवाज में? परफेक्ट डिसएग्रीमेंट है तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना आना चाहिए? If the relationship between two variable x and y is given by 2x plus 3y is equal to 4, then the value of correlation coefficient x and y is, कैसे पता चला? हाँ मालूम है, मैं बाकी लोगों को पूछ रहा। इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को या तो x इज इक्वल टू में कन्वर्ट करो या तो y इज इक्वल टू में कन्वर्ट करो, और जो नहीं कन्वर्ट हो सकते आइदर x इज इक्वल टू में या y इज इक्वल टू में, ऐसे फंक्शन को पैरामेट्रिक फंक्शन बोला जाता है। नहीं, मेरे क्या मालूम, वो करके देखना पड़ेगा। 2x प्लस 3y प्लस 4, मैं क्या इधर भगवान है क्या? करके ही देखेगा ना। 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू क्या? 0, एंड देयरफॉर 2x इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 4, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 4/2 माइनस 3/2 y। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस, सॉरी, माइनस 1.5 y। अब आपको वैल्यू रखनी चाहिए, x की वैल्यू कितनी रखो? 1, तो y की वैल्यू देखो। x की वैल्यू कितनी रखो? 2, y की वैल्यू देखो। x की वैल्यू कितनी रखो? 3, और किसकी वैल्यू देखो? y की। अगर x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू भी बढ़ती है तो कोरिलेशन कैसा है? पॉजिटिव। लीनियरली बढ़ती है तो कोरिलेशन कैसा है? परफेक्ट पॉजिटिव। घटती है तो रिलेशन कैसा है? निगेटिव। और प्रोपोर्शनेटली घटती है तो रिलेशन कैसा है? परफेक्ट निगेटिव। अरे हाउ की नहीं? फिर ये मैं करूं कि तुम लोगों को पेन चलाना चाहिए? सॉरी, y की वैल्यू बोलो, माय मिस्टेक। y की वैल्यू 1 2 3 करो। y इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू माइनस 0.5, y इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू -2 माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये हो जाएगा क्या बेटा? नहीं, ये गलत है। माइनस क्या आएगा यहाँ पे? 3.5। इधर कितना आएगा? 1.5 और 2 कितना? 3, 3 और 2 5, -5। y इज इक्वल टू कितना पुट करो? 3, देन x इज इक्वल टू -2 माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू -6.5। किसकी वैल्यू बढ़ रही है? y की। किसकी वैल्यू घट रही है? x की। y की वैल्यू कितने से बढ़ी? 1 से। तो x की वैल्यू कितने से घट रही है? 1.5 से। रिलेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव? निगेटिव। परफेक्ट पॉजिटिव है कि परफेक्ट निगेटिव? परफेक्ट निगेटिव। तो आंसर कितना आना चाहिए? ये काम मेरा है कि आपका है करना? शर्म आती है तुम लोगों को?
पुढे चला. A coefficient near +1 indicates tendency for the larger value of one variable to be associated with the larger value of other variable. ये बिल्कुल ट्रू है. अगर कोरिलेशन पॉजिटिव है तो एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी. कोवैरियंस मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ये सही है. कोवैरियंस पॉजिटिव भी आ सकता है, कोवैरियंस नेगेटिव. और एक समझ लो, आर का फॉर्मूला है कोवैरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है. तो अगर कोवैरियंस नेगेटिव है तो आर भी क्या रहेगा? नेगेटिव. और कोवैरियंस पॉजिटिव है तो आर भी क्या रहेगा? पॉजिटिव. पुढचा प्रश्न. कोवैरियंस में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो. ट्रू है क्या? अरे हाँ, क्या कोवैरियंस ही जीरो रहेगा तो कोरिलेशन भी कैसा रहेगा? जीरो. कोवैरियंस पॉजिटिव रहेगा तो कोरिलेशन भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव. और कोवैरियंस नेगेटिव रहेगा तो रिलेशन आर भी कैसा रहेगा? नेगेटिव. व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन? जाहिर सी बात है यार, -1 एंड +1. कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v. अरे x का u बनता, y का v बनता. तो अगर साइन चेंज हुई तो ही उसकी भी साइन क्या होती? चेंज होती. अदरवाइज चेंज होता नहीं है. आप जो मर्जी चाहे कर लो, चेंज इन ओरिजिन कर लो, चाहे एक में चाहे दोनों में. चेंज इन स्केल कर लो, चाहे एक में चाहे दोनों में. एक में चेंज इन ओरिजिन करो, दूसरे में चेंज इन स्केल करो, या दोनों में चेंज इन ओरिजिन और दोनों में चेंज इन स्केल करो. जो मर्जी चाहे कर लो. अगर साइन चेंज नहीं होती किसकी? किसी एक की, तो आर भी कभी जीवन में चेंज होगा नहीं. तो बोल सकते हैं कि ये क्या है? ट्रू है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस इज. जूते की साइज और दिमाग में कोई संबंध है क्या? सिंपल कोरिलेशन को क्या बोला जाता है? किसने बोला? मेरे को भी नहीं पता इसका आंसर क्या है. पीछे आंसर दिया हुआ. ये कुछ ऐसे फालतू सवाल आएंगे नहीं आपको एग्जाम. कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज मेजर्स देयर लीनियर रिलेशनशिप. फॉल्स. लीनियर भी और नॉन लीनियर. व्हाट आर द लिमिट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट? -1 एंड 0+1. पर ऑप्शन ए सही नहीं है. ऑप्शन सही है डी. बिटवीन -1 एंड 0.1 का मतलब होता है उसमें -1 भी नहीं आता और +1 भी नहीं आता. बिटवीन नहीं होता है, इंक्लूडिंग है. आंसर -1 भी आ सकता है और +1 भी आ सकता. इन कैलकुलेटिंग द कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इट इज नेसेसरी दैट द डेटा शुड बी न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स. ये स्टेटमेंट कैसा है? वैलिड है. ओए भाई, नहीं तो ये क्या है? ये क्वेश्चन को समझो. यहां पे रणबीर है, यहां पे आलिया है. ये साल है 2015. रणबीर वॉज हैप्पी, आलिया वॉज हैप्पी. 2016 रणबीर वॉज हैप्पी, आलिया वॉज नॉट हैप्पी. 2017 रणबीर वॉज हैप्पी, नॉट हैप्पी, आलिया वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी. 2018 रणबीर वॉज नॉट हैप्पी बट आलिया वॉज हैप्पी. बताओ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. इनके रिलेशन में कुछ कर सकते क्या? नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये डाटा कैसा नहीं है? न्यूमेरिक नहीं है. ये इस डाटा को क्या बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स में? अरे नहीं, एट्रीब्यूट्स. इस डाटा को क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव डेटा. ये कौन सा डेटा नहीं है? न्यूमेरिक. क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिक डेटा नहीं है. कार्ल पियर्सन इन दोनों के रिलेशन के बारे में कोई कमेंट कर सकता नहीं है. हाँ, दीपिका पादुकोण कर सकती है. उसके पास फार्मूला है कि रणबीर और आलिया में क्या चल रहा है. शायद वो रणबीर को ज्यादा अच्छे से जानती है. आगे अगला है, जाने दो ना, जो अपना विषय नहीं उसके गणित में अपन पढ़े क्यों.
कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ प्योर नंबर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ए प्योर नंबर। भाई इसका कोई यूनिट है क्या? इसका कोई यूनिट है क्या? किलो, सेंटीमीटर, ग्राम, सेंटीमीटर? अरे है क्या? कोएफिशिएंट हमेशा ये क्या होता है? प्योर नंबर होता है, यूनिटलेस मेजर होता है। इसका कोई यूनिट होता नहीं है। कोरिलेशन कभी डिग्री सेल्सियस में दिया जाता नहीं है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक प्योर नंबर है। कोएफिशिएंट का मतलब भी होता है प्योर नंबर, जिसका कोई यूनिट होता नहीं है। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। और फिर आप बोलोगे +1 -1 इंक्लूड क्यों नहीं है? क्योंकि वैसा ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन यही सही है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ए चेंज ऑफ ओरिजिन इज क्या सवाल है? फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेंज ऑन ओरिजिन इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल? व्हाट इज द नॉनसेंस क्वेश्चन इज दिस? पॉसिबल है। अमाउंट बहुत बड़ी बड़ी है, 100, 200, 300, 250, 500, 750, 800, 850। कहां इतने बड़े बड़े नंबर के स्क्वायर करोगे? तो सबको क्या कर डालो आप, किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर डालो, या किसी कांस्टेंट उसमें से क्या कर डालो, माइनस, नंबर को छोटा छोटा कर दो। पॉसिबल है। इससे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, और कार्ल पियर्सन को भी बुरा लगने का कोई सवाल आता नहीं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ बोथ ओरिजिन एंड स्केल। फॉल्स है, फॉल्स है। ये बिल्कुल दोनों पे डिपेंड करता नहीं है। If the values of correlation coefficient is positive, then the point in a scatter diagram tend to cluster from lower left to upper right corner। अभी बनाया ना आप लोगों ने, लोअर लेफ्ट से कहां जाएगा वो, अपर राइट कॉर्नर। इसका जो क्लस्टर रहेगा ये अपवर्ड स्लोप दिखाएगा, लोअर लेफ्ट से लेके अपर राइट। समझता क्या लोअर लेफ्ट क्या है आपका, ये, और ये क्या है, अपर राइट। तो आपका क्लस्टर या स्कैटर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या? रिलेशन आर एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स अपॉन मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वाई। ये क्या है, ट्रू है। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन में बी डिफाइंड एज द रेशो। ये प्रोडक्ट, इसका आंसर क्या दिया है? हाँ, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। यही तो है कार्ल पियर्सन का। ये प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन वैसे नहीं है आपके सिलेबस में, है ही नहीं, और उसे सवाल आना नहीं चाहिए। पर इसके जगह कार्ल पियर्सन का बोलते तो ये ऑप्शन सही है। क्या? कोवेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, मतलब ये रेशो है कोवेरियंस का और प्रोडक्ट बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन का। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल क्या होता है? एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ टू वेरिएबल, कैन हैव एनी यूनिट, इट इज द यूनिट फ्री मेजर या नन ऑफ दिस? अरे बोलो ना, अरे आवाज क्यों नहीं है तुम लोगों के गले में? In case of a correlation coefficient between two variable 1 है, relationship between two variable will be 1। मतलब क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इसमें से कौन सा इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रे? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अरे हाँ कि ना? या ये ज्यादा अच्छा रहेगा, a प्लस बी एक्स, बोथ a एंड b आर पॉजिटिव। ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें से एक साइन निगेटिव कर दो तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अरे ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता, y की वैल्यू 1 रखने की। हो पण तिथे स्पेसिफाय नाही केलं ना। नाही नाही, दोन्ही निगेटिव्ह असलं तर निगेटिव्ह नाहीये, तू करून बघ। y इज इक्वल टू -3 प्लस -2x, फॉर्मूला डाल, एक एक बढ़ेगा तो दूसरा दूसरा घटेगा, दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर आपको आंसर कितना चाहिए, प्लस। अरे भेजे में ये मैथ जा रहा है कि नहीं जा रहा? अरे गया कि नहीं गया? अगर नहीं समझा तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने के बाद सवाल कैसे करने का, ऐसा रखने का अपने ही मन से। ये क्या कर रही है दीपिका और रणबीर यहाँ पे, भागो यहां से। तो यहां रखने का y इज इक्वल टू 5 प्लस क्या, 3x। ये ऑप्शन है, ऑप्शन डी, जहां ए बी पॉजिटिव और बी भी क्या है, पॉजिटिव।
फिर y की वैल्यू रखने की 1 और किसकी वैल्यू निकालने की x की, y की वैल्यू रखने की 2 और किसकी वैल्यू निकालने की x की, y की वैल्यू रखने की 3 और किसकी वैल्यू निकालने की x की। अगर ऑप्शन डी में ये चीज सही बैठी तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। ये करने पड़ते काम। और तब जाके ऐसे सवालों के जवाब आते हैं। तो हमारे इसमें सीधे सीधे सवाल नहीं पूछते सीए फाउंडेशन में, घुमा घुमा के बाल की खाल नोच नोच के क्या बनाएंगे वो लोग? क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। और फ्रैंकली मैथ्स जिसका फेवरेट है उसको दिक्कत जाती ही नहीं है। सिर्फ इसके लॉजिक डेवलप करने पड़ते हैं कि ऐसा सवाल मेरे सामने आ जाए तो इसका मुझे क्या आंसर करना चाहिए। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चन। आई एम एंडिंग दिस लेक्चर एंड दिस चैप्टर राइट हियर। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है, उसके बाद न्यूमेरिक्स है, यू शुड डू इट। उन जिनका एग्जाम अभी मई में आ रहा है, जो अभी अटेम्प्ट दे रहे हैं, कौन से साल में? मई 2021। उन लोगों ने पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए और फिर आईसीएआई का मटेरियल भी पूरी तरीके से क्या करना चाहिए? सॉल्व। आईसीएआई के मटेरियल में आपको सॉल्व क्वेश्चन भी खुद करने चाहिए और उसकी भी एक्सरसाइज भी आपको खुद करनी चाहिए। ये रहा आईसीएआई का स्टडी मटेरियल। इसमें ढेर सारे सॉल्व क्वेश्चन है, इसमें ढेर सारे अनसॉल्व क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में। जो लोग अभी 11th में है, ये वाला पूरा वॉल्यूम उनसे करवाया जाएगा। ये ऐसा खिचड़ी कबूतर खाना एक बनाना होता है जिससे हम कंटिन्यूअस सीरीज का भी आर फाइन कर सकते हैं। सो इट्स ऑल राइट हियर। हम एंड कर रहे हैं कोरिलेशन। हम कल स्टार्ट करेंगे क्या? रिग्रेशन।